नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। मैं आपका प्रीतम कुमार साहे आप सभी युवा साथी का स्वागत करता हूं। आज जब हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण का मैंने 2 क्लास ले रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आगामी टॉपिक समझने में सुविधा होगी। तो आज ग्रेविटेशन का टॉपिक है, वो टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। टॉपिक जो है उसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हिंदी में आप कक्षीय वेग कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? तो सबसे पहला चीज, इसे जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यानी सूचित किससे करते हैं सो देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय VO, इसलिए V फॉर वेलोसिटी, O फॉर ऑर्बिटल। अब कहने का सेंस है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो ये एक ऐसा वेग है जिससे कोई भी ग्रह या उपग्रह अपने ही कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी आप कह सकते हैं कि कक्षीय वेग के माध्यम से ग्रह या क्या उपग्रह अपने ही कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो वह वेलोसिटी क्या कहलाता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसको डिनोट मैंने किया V नोट से, यानी या VO से कहिए, V फॉर वेलोसिटी, O फॉर ऑर्बिटल। इसका फॉर्मूला होता है V नोट बराबर √GR। और आप जानते हैं, आपको मैंने रिलेशन पढ़ाया था कैपिटल G स्मॉल g में, तो आप जानते हैं G बराबर GM/R²। और ये फॉर्मूला है V नोट बराबर √GR। हम क्या करते हैं, G का वैल्यू रख देते हैं, क्या है? GM/R² इंटू R। एक R कैंसिल हो गया, फॉर्मूला हो गया √GM/R। तो 2 फॉर्मूला हो गया आपका। एक आपका आ गया V नोट बराबर, यानी VO बराबर √GR, और एक आ गया V0 बराबर, यानी V ऑर्बिटल बराबर GM/R। ये कब है? जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का केस होगा और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का केस रहेगा। तो ये आपका बेसिक रूप से ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट है। यानी वैसा वेग जिससे कोई वस्तु जिससे कोई ग्रह या उपग्रह अपने ही कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। उसे कौन सा वेलोसिटी बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम देखेंगे। तो उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको जो पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी में 2 प्रकार के सैटेलाइट के बारे में। एक आपका है पोलर सैटेलाइट, जिसे आप बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह, और दूसरा है आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसको बोलते हैं भू अस्थिर उपग्रह। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका पोलर सैटेलाइट क्या है। तो जैसे बोला कि वैसा सैटेलाइट जो पृथ्वी की सतह के निकट की कक्षा में चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय उपग्रह, यानी पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। पोलर सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसका मान? ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कक्षीय वेग का मान आपका 8 किलोमीटर पर सेकेंड। किसका वेग का मान? कक्षीय वेग का मान। और उसका टाइम पीरियड, यानी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में आवर्तकाल। आवर्तकाल जो है 84 मिनट है, या 5000 सेकेंड लगभग, यानी अप्रोक्स। और इसका काम है, पोलर सैटेलाइट का काम है मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। किसका प्रयोग होता है? पोलर सैटेलाइट। तो आपसे बोलेगा पोलर सैटेलाइट का डिफिनेशन, तो क्या बोले? वैसा सैटेलाइट जो पृथ्वी की सतह के निकट की कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। और उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और टाइम पीरियड 84 मिनट या 5000 सेकेंड। और इसका काम क्या है? मौसम संबंधी जानकारी के लिए वाशा थी। अब सर आते हैं सर कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या? भू अस्थिर उपग्रह। तो ये बोला ये एक ऐसा सैटेलाइट है, ये उपग्रह है
पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन सा तल में, विषुवत तल, इसको याद रखेंगे, विषुवत तल में वेस्ट टू ईस्ट, यानी कहने का सेंस है पश्चिम से क्या, पूरब की ओर चक्कर लगाता है। पश्चिम से किसका ओर, पूरब की ओर। और इसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग का मान 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है और टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल 24 घंटा है। आवर्तकाल कितना हो गया, 24 घंटा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग दूर संचार यानी टेलीकॉम सेक्टर के लिए किया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, अगर पोलर सैटेलाइट होगा तो उसका काम है मौसम संबंधी जानकारी के लिए, और बोलेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो उसका काम है आपका टेलीफोन यानी आप कह सकते हैं टेलीकॉम यानी दूर संचार के लिए। और इसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान 8 किलोमीटर पर सेकेंड और इसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का मान 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड है। और इसके लिए आवर्तकाल 84 मिनट है और इसके लिए क्या है, 24 घंटा ये भाषा थी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले और उसके बाद हम कुछ और नोटेबल पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और फिर केपलर लॉ पर हम डिस्कस करेंगे ये भाषा थी। तो इसको स्क्रीनशॉट लें। अब आते हैं सर केपलर के नियम पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केपलर लॉ। केपलर वैज्ञानिक ने ग्रह के लिए 3 लॉ दिया था। सबसे पहले है आपका कक्षा का नियम यानी आप उसको कहते हैं ऑर्बिट लॉ। दूसरा है आपका क्षेत्र का नियम जिसे आप कहते हैं एरिया लॉ। और तीसरा आपका है परिक्रमण काल का नियम यानी लॉ ऑफ टाइम पीरियड। सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे ये भाषा थी। सबसे पहला है आपका ऑर्बिट लॉ। ऑर्बिट लॉ क्या कहता है, गौर करने की बातें ये भाषा थी। ऑर्बिट लॉ बोला कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है, यानी कोई भी ग्रह हो, यानी आपका कोई भी ग्रह सूर्य की जो परिक्रमा करेगा, यानी परिक्रमा का मतलब उसके इर्द गिर्द घूमना। जैसे कि देखते होंगे बहुत सारे लोग नेता का परिक्रमा करते हैं, बहुत सारे लोग पदाधिकारी का परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उसी तरह कोई भी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करेगा तो कहाँ करेगा, एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में करेगा, ठीक है। अब आते हैं कि एरिया का लॉ, क्षेत्र का नियम। बहुत लॉजिक चीज है क्षेत्र के नियम में। बोला किसी भी ग्रह की क्षेत्रीय चाल, किसके चीज चाल, एरिया लॉ, एरिया स्पीड नियत का मतलब कांस्टेंट रहता है, अर्थात समान समय में दीर्घवृत्त का समान क्षेत्रफल तय करता। स्वाभाविक है, जब कांस्टेंट है तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। जितना वो आपका होगा समान समय में दीर्घवृत्त का समान क्षेत्रफल तय करेगा। लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट, कब रहेगा, सूर्य के निकट, तो रेखीय चाल यानी लीनियर स्पीड बढ़ जाता है। और अगर सूर्य से दूर रहेगा, सूर्य से अगर दूर रहेगा कौन, कोई भी ग्रह है, तो यानी 2 चीजें हैं। अब एगो ग्रह है, एगो सूर्य है। अगर आपका नजदीक का मतलब प्लस कर दिए, तो प्लस करेंगे तो लीनियर स्पीड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों को माइनस का मतलब हो गया कि दूर भेज रहे हैं, तो आपका लीनियर स्पीड का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो दूर जाएगा स्वाभाविक है तो घटेगा, और नजदीक आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा कि लॉ, एरिया लॉ के अनुसार अगर ग्रह को सूर्य के नजदीक किया जाए तो रेखीय चाल बढ़ जाती है, अगर दूर किया जाए तो घट जाती है। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज से बहुत सवाल भी पूछे गए हैं आपका रेलवे में, बीपीएससी में, एसएससी में। बोला क्या, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग का मतलब यानी परिक्रमण काल हो गया, अब वर्ग मतलब स्क्वायर, उस ग्रह के सूर्य के माध्य दूरी के घन का, यानी माध्य दूरी को मान लिया आर, घन का मतलब हो गया क्यू, समानुपाती होता है। तो यही कहता है परिक्रमण काल का नियम। यानी किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल यानी क्या, टाइम पीरियड t² का वर्ग उस ग्रह के सूर्य के माध्य दूरी के घन का मतलब क्या, क्यू। तो इसका होता है क्या,
समानुपाती होता था। ये आपका केपलर का नियम था। तो केपलर में जब सवाल आएंगे तो किस तरह के सवाल आएंगे और किस तरह से बनाना है वो भी आप इस पर डिस्कस युवा साथी कर सकते हैं। तो आप पहले आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम इस पर देखते हैं कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो युवा साथी हम देखते हैं कि केपलर के नियम पर किस तरह का न्यूमेरिकल सवाल आता है, आंकिक प्रश्न किस तरह का आता है। डरना नहीं है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछे जा चुके हैं। बोला एक नए ग्रह की खोज होती है जिसकी सूर्य से माध्य दूरी पृथ्वी से सूर्य के माध्य दूरी का कितना गुना है, 4 गुना है। तो इस नए ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा, यानी टाइम पीरियड पूछ रहा है उस ग्रह का, कितना गुना है, 4 गुना। किसका, आर। तो देखिए गौर करेंगे, आप क्या जानते हैं, आप लॉ ऑफ टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या चीज, आर क्यूब। देखिए टी स्क्वायर हमें निकालना है, टाइम पीरियड क्या दिया है, माध्य दूरी कितना गुना है, 4 गुना है। तो चलिए लिखिए, हो गया। अब क्या हो गया कि देखिए टी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 64। हमें निकालना है टाइम पीरियड। देखिए यहां पर ऑप्शन है 64 वर्ष, ये नहीं मारेंगे, ये गलत है। 64 आ गया, लेकिन रुक जाइए, हमें निकालना टी स्क्वायर, थोड़ा निकालना टाइम पीरियड। तो टी बराबर आपका क्या हो जाएगा, √64। √64 को क्या बोलते हैं, 8। तो आपका आंसर होगा 8 वर्ष। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो युवा साथी इस तरह से आप इसको बनाएंगे तब जाके बनेगा, डरना नहीं है। इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल केपलर लॉ पर आता है कि यदि सूर्य और ग्रह को नजदीक लाया जाए तो रेखीय चाल क्या होगा। तो हमने बताया था कि अगर नजदीक लाएंगे तो रेखीय चाल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और दूर ले जाएंगे तो घटेगा युवा साथी। तो युवा साथी आप सभी से आग्रह है कि आप आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कर मुझे फीडबैक बताएं कि जिससे आपको मैक्सिमम मैं बेनिफिट दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।